यूक्रेन में जो हो रहा है उससे कोई भी अछूता नहीं है, भले ही ये हमारे देश को उस तरह से कंसर्न नहीं करता है जैसे कि पाकिस्तान, चीन या हमारे बॉर्डर पे कुछ ऐसा होता। तो इसी विषय पे बात करने के लिए हम सुशांत सरीन जी के साथ हैं, जो ORF के फेलो हैं और इस तरह के मामलों के, चाहे रक्षा से जुड़ी बातें हो, टेररिज्म हो या कहीं युद्ध हो रहा हो, सुरक्षा से जुड़ी बातें हों, तो उस पर इनका इंटरेस्ट एरिया रहा है। सुशांत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका डू पॉलिटिक्स। बहुत मेहरबानी। सबसे पहला प्रश्न यही है कि क्या आपने इस सिचुएशन को रीड किया था 24 तारीख से पहले तक कि पुतिन इस तरह का स्टेप लेंगे? क्योंकि जहाँ तक बाकी एनालिस्ट को देख रहा हूँ या ट्विटर पे ही पढ़ रहा था, अधिकतर लोग वो एकदम फ्लैबरगैस्टेड हैं कि ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया। नहीं, मेरा भी जो उस समय अनुमान था वो ये था कि पुतिन साहब जो हैं वो एक शक्ति प्रदर्शन ज़रूर करेंगे, धौंस धमकी ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन क्या वो आक्रमण करेंगे मुझे नहीं लग रहा था कि वो करेंगे, और मुझे कोई ज़रूरत भी उसकी नज़र नहीं आ रही थी। जिस तरीके का उन्होंने तनाव पैदा करवा दिया था, उससे जो उनका इमीडिएट ऑब्जेक्टिव था कि यूक्रेन को नेटो में जाने से रोका जाए, मेरे ख्याल वो तो काफ़ी हद तक पूरा हो गया था। और उन्होंने तमाम जो पश्चिमी देश थे उनको एक ऐसे कोने में धकेल दिया था जहाँ पर कूटनीति के लिए काफ़ी एक स्कोप बन गया था, एक स्पेस खुल गई थी अगर वो एक्सरसाइज करना चाहते। लेकिन फिर दो तीन चीज़ें हुई जो शायद हमने ठीक उनको असेस नहीं किया। एक तो जो उनकी स्पीच थी, उसके बाद शायद हमारे को ये एक्सपेक्ट करना चाहिए था कि वो आक्रमण कर सकते हैं। दूसरा, उनका जो एक कांस्टेंट तरीके से वो टेंशन्स को रैशेट अप कर रहे थे, जब उन्होंने जो दो उनके प्रांत थे अलगाववाद वाले, लुहांस्क और डोनेट्स्क, उनको उन्होंने रिकग्नाइज किया, तो वो भी शायद हमारे लिए एक इंडिकेशन होना चाहिए था। लेकिन मैंने व्यक्तिगत तौर पे फिर भी यही सोचा था कि वो ये कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि देखिए जंग में पड़ना और फिर उसका एंड गेम क्या होगा और फिर उसका रिएक्शन क्या होगा, आप कुछ चीज़ें तो कैलकुलेट कर सकते हैं और जंग में जा सकते हैं, लेकिन जंग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने कभी कैलकुलेट नहीं की होती। और अब अक्सर आप जब लोगों से बात करें कि जो बेस्ट प्रिपेयर्ड बैटल प्लान्स होती हैं, वो जैसे ही युद्ध शुरू होता है और पहली शॉट फायर होती है, वो बैटल प्लान धरी की धरी रह जाती हैं। तो ये तो एक बहुत पुरानी सेइंग है। तो मुझे नहीं लग रहा था कि ये वाला कदम उठाएंगे, लेकिन फिर पुतिन साहब हैं, तो उनको अब कौन रोक सकता है। जब हम पश्चिमी देशों को देखते हैं और फिर US है, NATO है, इन सब का वैचारिक दोगलापन जो है वो सामने आता है तब जब US ने कई राष्ट्रों को बर्बाद किया है इस नाम पे कि हम वहाँ पे डेमोक्रेसी इंस्टॉल कर रहे हैं, मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, इस तरह की बातें। और जब वही काम ये ट्विटर पे भी चल रहा था कि व्हेन US डज इट इट्स लिबरेशन एंड व्हेन रशिया डज इट इट्स इन्वेजन। तो इस वैचारिक दोगलेपन को आप कैसे देखते हैं? यार, ये तो एक रियलिटी है ना, अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स की ये रियलिटी है। अब वो दोगलापन सिर्फ पश्चिमी देशों का तो नहीं था, उनका तो है और झका के करते हैं वो। लेकिन रूस भी तो यही कहता था कि वो हम डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट। अब वो जो उत्तरी कोरिया है उसका क्या है, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक, तो अब वो भी तो अपने आप को डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो ये दोगलापन तो दुनिया भर में है, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आती है या इंटरनेशनल रिलेशन या जो भी है, उसमें तो ये दोगलापन चलता है कि दूसरा करे तो वो एक पाप है और अगर हम करें तो वो पुण्य है। तो मेरे ख्याल उस पे आप उसको एक डिबेटिंग पॉइंट या पॉलेमिक्स के लिए तो यूज कर सकते हैं, लेकिन वो एक रियलिटी है, उसको मद्देनजर रख के ही आगे बढ़े तो बेहतर है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। तो रियलिटी की जहाँ तक बात है, फिर यही है कि जब वेस्ट मीडिया को, वर्ल्ड मीडिया को इस बात पे कन्विंस करता है कि हम जो है रसा पे सैंक्शंस लगाएंगे, आप तेल खरीदना जारी रखे हुए हैं, चाहे जर्मनी हो या UK ने जिस तरह के वीक सैंक्शंस लगाए हैं, स्विफ्ट में भी उन्होंने कुछ सेलेक्टेड बैंक को ही स्विफ्ट नेटवर्क से बाहर किया है। तो ये क्या है फिर? नहीं, देखिए, ये टू बी ऑनेस्ट मेरे ख्याल जो सैंक्शंस आप लगाए हैं और वो लगातार वो सैंक्शंस की तीव्रता जो है बढ़ते जा रही है।
वो काफ़ी स्टिफ सैंक्शन हो गए हैं और जितने बैंक्स के ऊपर उन्होंने स्विफ्ट पर पाबंदी लगा दी है या तेल की भी जो खरीदारी है वो कब तक खुली रहेगी ये भी देखना पड़ेगा। उसमें भी भुगतान कैसे होगा, मेरे ख्याल ये भी, इस पर भी एक सवालिया निशान रहेगा। ऑल्दो स्विफ्ट उन बैंक्स के ऊपर नहीं है जो ज़्यादातर तेल के कारोबार के साथ जो जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो सैंक्शंस लगी हैं उसका एक बहुत बुरा असर ऑलरेडी पड़ेगा और ये अभी प्राइमरी सैंक्शंस हैं। अभी इसी के साथ साथ एक बहुत ज़्यादा संभावना है कि सेकेंडरी सैंक्शंस आएंगी, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई और देश भी इनके साथ डील करता है तो उसके ऊपर भी प्रतिबंध लग सकते हैं। अच्छा, जिस तरीके के ईरान के साथ है, भाई हम ईरान से तेल क्यों नहीं खरीद पा रहे, तो वो उस टाइप की भी चीजें आगे चलकर एक संभावना है कि वो हो सकता है। ठीक है। और तीसरी चीज ये है कि उनका अपना तो इंटरेस्ट है तेल और गैस खरीदने का यूरोपियन देशों का, लेकिन अगर एक तरीके से देखा जाए तो उसमें हमारा भी इंटरेस्ट है। अगर देखिए आप रूस को, जो दुनिया का एक बहुत बड़ा उत्पादक है तेल और गैस, अगर आप उसको बिल्कुल ही निकाल देते हैं इस मंडी से, आपने ऑलरेडी ईरान को निकाल दिया है, ठीक है, ईरान से कोई तेल खरीद नहीं सकता, वो किसी को बेच नहीं सकता पाना, और अब आप रूस को भी निकाल देंगे तो उसका जो तेल की मंडी है उस पर क्या असर पड़ेगा, और उस पर जो वो असर पड़ेगा उसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। और वो असर सिर्फ भाव में नहीं पड़ेगा, वो असर उपलब्धि में भी पड़ेगा कि आपके लिए जो मार्केट में अभी सप्लाई इतनी है कि आप उस दाम पे खरीद सकते हैं, क्या उस समय वो सप्लाई भी अवेलेबल रहेगी। क्योंकि प्रायोरिटी मार्केट क्या होगी, अगर सपोजिंग यूरोप की मार्केट रूस को बंद कर देती है, रूस बंद हो जाता है उसके लिए, तो वो भी तो यहीं पे आएगी ना, खाड़ी के देशों से ही अपनी सप्लाई को सोर्स करेगा। तो उस समय आपकी जो सप्लाईज हैं उस पर कोई असर पड़ेगा क्या, और अगर वो असर पड़ेगा तो मेरे ख्याल एक लिहाज से देखा जाए तो ये बात ठीक है कि एक तरीके से तो ये दोगलापन नजर आता है, लेकिन दूसरे तरीके से देखा जाए तो यार मेरा खुद का भी इंटरेस्ट इसमें है कि वो ये दोगलापन करें, क्योंकि नहीं तो मेरे लिए जो मुसीबत ऑलरेडी पड़ी हुई है और ज्यादा वो हो जाएगी। तो उसको अगर उस लिहाज से देखें तो बात समझ में आती है। दूसरी चीज ये कि आप प्योरली अगर पश्चिमी देशों के नजरिए से देखें तो ये बात तब भी समझ आती है कि यार स्मार्ट सैंक्शंस हैं, हमने वो सैंक्शंस लगाई हैं जिससे हमारे ऊपर सबसे कम असर पड़ेगा लेकिन रूस के ऊपर ज्यादा असर पड़ेगा, और जहां पर हमारे ऊपर भी उतना ही असर पड़ेगा वो हमने वहां पर थोड़ी सी डंडी मार ली है। तो ये भी उनकी तरफ से बात समझ में आती है। तो आई थिंक अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो सैंक्शंस इन्होंने लगाई हैं आई थिंक वो बहुत ज्यादा रूस के लिए मुश्किल होगा उससे आगे चल करके। अभी सिर्फ प्राइमरी सैंक्शन, अभी जो इसके सेकेंडरी पार्ट है, अगर जब वो आएगा तब देखना पड़ेगा तो उसमें क्या क्या वो दोगलेपन पे ही आगे बढ़ते हैं कि एक पुलिस रिपोर्टर था, फिर एक CBS के रिपोर्टर को मैं देख रहा था, तो इन लोगों ने काफ़ी वोकल होके अफ़गानिस्तान या इराक के लिए अनसिविलाइज्ड, इस आपने भी शायद उसको कोट करके ट्वीट भी किया था। एक पुलिस रिपोर्टर था, वो बोल रहा था कि नहीं, दे आर मोर लाइक अस, वो वाइट हैं, वो क्रिश्चियन हैं, तो हम उनको जो है फेवर कर रहे हैं इस कारण से। पोलैंड के बॉर्डर पे भारतीय छात्रों को जो है रोका गया, बोला कि तुम्हारी देश की जो गवर्नमेंट है वो हमारे सपोर्ट में नहीं दिख रही है, हम तुम्हें क्यों अपना समर्थन दें, क्यों कॉपरेट करें। नाइजीरिया के कुछ लोग थे तो ब्लैक्स को बोला गया कि तो यू गो एट द एंड ऑफ द लाइन। तो इससे ये लोग, मतलब एक इनहेरेंट आपको रेसिज्म दिखता है ये पूरे इस वाइट जो यूरोप और अमेरिका का है उसमें कुछ आपको इनहेरेंट दिखता है, या ये भी आपको लगता है कि ये इतना नेचुरलाइज्ड और जनरलाइज्ड हो चुका है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट टाइप का चल रहा है, नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट इट, और ये पूरा वोकिज्म का कल्चर भी हमारे ऊपर ठेलते हैं ये? नहीं तो बिल्कुल वो बात तो ठीक है यार, ये तो अगर हम अपने आप को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं और हम ये मानना चाहते हैं कि नहीं बाकी तो ये जो सारी गोरे की दुनिया है ये बहुत अच्छे लोग हैं और इनमें ये बिल्कुल अच्छी बातें करते हैं और ये रेसिज्म इसमें एक एबरेशन है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर। अगर आप बेवकूफ़ बनना चाहते हैं तो वो क्यों ना आपको बनाएं। लेकिन मैं तो स्वागत करता हूँ एक लिहाज से जो इन्होंने बोला, क्योंकि उससे इनकी असलियत पता लग जाती है। और ये लिबरल मीडिया है,
ये फॉक्स न्यूज और वो जो कंजर्वेटिव वाइट क्रिश्चियन मीडिया नहीं है, ये लिबरल मीडिया आपका जो है जिसने वोकिज्म को प्रमोट किया है, ये वो लोग बोल रहे हैं। और किसी में इतनी दम नहीं था या औकात नहीं थी या जिसे आप कहें कि इतने मॉरल करेज नहीं था कि वो ये बोले कि यार ये क्या बकवास है। किसी ने नहीं बोला। आपने कहीं और सुना? नहीं। ठीक है। और ये फिर हमारे को नसीहत देंगे कि भाई आप ऐसे मत करें, आप वैसे मत करें, आपको ये बिहेवियर, आपका बिहेवियर इस तरीके का होना चाहिए, उस तरीके का होना चाहिए। लेकिन ये देखिए हमारी इंटेलेक्चुअल कमजोरी या आप एक मान लीजिए इंटेलेक्चुअल स्लेवरी जो है हमारी, कॉलोनियल हैंगओवर जो है, जो कॉलोनियल हैंगओवर आप बोल लीजिए या कह लीजिए कि आपने जो इस तरीके से आपकी जो मानसिकता बनी है आफ्टर बीइंग कॉलोनाइज्ड फॉर सो मेनी इयर्स, ये उसको दर्शाता है। और जो उस कॉलोनाइजेशन के माइंडसेट से निकलने की कोशिश करता है उसको आप राइट विंग हिंदू नेशनलिस्ट बोल देते हैं। जो उस कॉलोनाइज्ड माइंडसेट के तहत चलता है वो लिबरल और वोक होता है। कई वेस्टर्न एनालिस्ट ने और फॉरेन अफेयर्स के रिपोर्टर्स ने ये सब ने लगातार भारत के एब्सटेन करने पे भारत को ज्ञान दिया है कि कॉमनवेल्थ का हमने तुम्हारा इतना ध्यान रखा था, और बॉर्डर लाइन एक तरह से उन्होंने थ्रेटन भी किया है कि तुम्हारे साथ कुछ होगा तो हम तुम्हारे साथ खड़े नहीं हुए। तो हमारे साथ तो गलवान में हो रहा था तो कौन था हमारे साथ खड़ा? अच्छा यार देखो, मेरे को एक चीज़ होता अजीत जी, अच्छा सबसे जो इसमें से काइयाँ आदमी है ना वो है अंग्रेज। 1965 का जंग हुई, अंग्रेज किसके साथ था? पहले तो 1947 का जो विभाजन हुआ उसमें अंग्रेज ने किसका समर्थन किया? ठीक है। कश्मीर का विवाद किसने पैदा किया? ठीक है। आप तमाम जो रिकॉर्ड है वो भारत के एक पूर्व राजदूत थे सी चंद्रशेखर दासगुप्ता, सॉरी, उनकी एक किताब है और उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट से प्रूव किया कि किस तरीके का दोगलापन जो था अंग्रेज जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव था यूएन में, उसने किस तरीके से कश्मीर के मुद्दे पे खेला। तो ये तो सारी डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं। अब ये 65 का जंग हुआ, इन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया। उसके बाद ये अमेरिका के साथ मिल करके हमारे ऊपर इन्होंने दबाव डाला कि पाकिस्तान के साथ कश्मीर के ऊपर समझौता करिए। ठीक है। जब सोरेन सिंह वगैरह की बातचीत शुरू हुई, इनका दबाव था। 71 में ये जब तक इनको ये लगा कि जंग के कगार पे है, ये पाकिस्तान का समर्थन करते रहे। उसके बाद क्योंकि इनके अंदर से आवाजें उठनी शुरू हुई, इन्होंने अपने आप को डिस्टेंस किया। ये 71 में भी हमारे साथ नहीं थे। टेररिज्म भारत के खिलाफ जितना होता है वो ये अंग्रेज उसको पालते हैं, उसको पोसते हैं, बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट करके पुकारते रहे। हाँ ठीक है। इन्होंने कभी वहां पर वो नहीं किया, इन्होंने कभी वहां पर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो खालिस्तानी हो, कश्मीरी हो, कभी इन्होंने वहां पर रोक टोक नहीं लगाई उनकी। कभी इन्होंने वहां पर जो टेरर फंडिंग चल रही थी इन लोगों को, कभी जब तक इनके ऊपर वो टेररिज्म नहीं आया, इन्होंने कभी उस पर हाथ नहीं डाला। ठीक है। अब ये हमारे को नसीहत देंगे कि हमारे साथ खड़े हुए हैं। प्लीज मुझे ये बताएं, जब चीन के साथ हमारे प्रॉब्लम्स हुई थी, अंग्रेजों ने कौन सा एक इनका बयान दिखा दीजिए मुझे जो इन्होंने उस समय दिया था कि भाई हम भारत के साथ खड़े हुए हैं। आप चीन को छोड़िए, किसी भी और चीज पे इनका एक बयान दिखाइए मुझे। अब ये मुझे बता रहे हैं कि हमको खड़ा होना चाहिए। भैया आप तो पहले खड़े हो। पहली बात, अमेरिका का भी मुझे समझ में आता है, ये उनका भी एक रवैया है। भाई हम आपसे बोलते रहे कि पाकिस्तान से आतंकवाद आता है भारत के अंदर, आपको पता था। आप एक टाइम पर तो उसका खुले तौर पर समर्थन करते थे, खालिस्तान मूवमेंट का, उस 80 के दशक में, क्योंकि पाकिस्तान आपका चाहता था। अब आप मुझे बोल रहे हैं कि हमको खड़ा हो जाना चाहिए क्योंकि आपके हित उसमें इन्वॉल्व है आपके हित, हमारे भी कुछ हित है भाई, हम अपने हितों के लिए उसमें अभी खड़े हुए हैं। और अभी हमको जो रास्ता नजर आ रहा है या जो हमको दिख रहा है कि हमारे पास स्पेस है, आगे चल के वो स्पेस रहती है नहीं रहती वो एक अलग बात है, उसमें हम बात कर सकते हैं। लेकिन इस समय जब पश्चिमी देशों ने भी एक स्पष्ट जिसे कहेंगे कि उन्होंने कोई रवैया नहीं लिया था, वो अब पिछले इतनी डायनामिक सिचुएशन है कि तुरंत बदल रही है, चेंज कर रही है। लेकिन जब ये सारा का सारा प्रॉब्लम शुरू हुआ था तो इन्होंने कौन सा कोई बहुत मेजर स्टैंड ले लिया था? उस समय हमसे ये मांगा जा रहा था कि आप स्टैंड लीजिए। अरे भैया हम क्यों लें? तो जहां तक आपको स्पेस मिलती है एक मध्य रेखा पे चलने की, आप तब तक वो स्पेस को यूज करिए।
अब वो स्पेस बंद हो जाएगी, तब आप सोचिएगा कि आपने किस तरफ जाना है। लेकिन आप बढ़ चढ़ के चौधरी क्यों बनने की कोशिश कर रहे हैं? आपको उससे क्या लाभ है? तो इशू ये है कि जब इन लोगों को जरूरत पड़ती है, तो ये भी तो एक मध्य का पार्ट लेते हैं ना, भारत और चीन के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में, या भारत का कोई भी और इशू हो, उसमें ये भी तो एक अपने लिए एक स्पेस निकालते हैं कि भाई हमने दोनों साइड के साथ बना के रखनी है। तो हम भी बना के रख रहे हैं। जब तक बना के रख सकते हैं, वो स्पेस है हमारे पास, तब तक बना के रखेंगे। जब वो बंद होगी तब देखेंगे कि उस समय क्या करना है। यूक्रेन और रशिया को लेके हमारे अलग अलग इंटरेस्ट हैं और कौन कितना देता है, इस पे मैं आगे प्रश्न पूछूंगा। लेकिन इसी के कंटिन्यूएशन में न सिर्फ विदेशी लोगों ने हमें ये जो कॉलोनियल एक होता है अपने बिलीफ सिस्टम को फोर्स करने की, थोपने की कोशिश की। शशि थरूर हो गए, प्रियंका चतुर्वेदी हो गए, पूरा लेफ्ट लिबरल गिरोह जो है इनका, इन सब ने भी उसी तरह का प्रवचन देना शुरू किया कि नहीं, तुम अगर आज साथ मतलब एग्रेसर के साथ हो। इन्होंने एज्यूम कर लिया कि वो एग्रेसर है और मतलब उसका कोई दूसरा पक्ष हो ही नहीं सकता। वो भी उसी लाइन ऑफ थॉट को ये लोग पुश कर रहे हैं। और दुर्भाग्य यही है कि चाहे गलवान हो गया, एयर स्ट्राइक हो गया, मतलब सर्जिकल स्ट्राइक, हर बार ये अपनी ही देश में अपने ही सरकार के साथ नहीं थे, तो ये लोग कैसे कह रहे हैं कि तुम अकेले पड़ जाओगे, दूसरे राष्ट्र तुम्हारे साथ खड़े, तुम पार्टी तुम्हारी राष्ट्र का जब नाम आता है तब भी खड़े नहीं होते। इस गैंग की हिपोक्रेसी का क्या किया जाए? यार देखिए, मेरे ख्याल इनकी जो हिपोक्रेसी है, देखिए एक तो मैं मान सकता हूँ कि भाई लोगों की अपनी अपनी एक व्यक्तिगत राय हो सकती है। मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि ये जो रूस ने किया है ये किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है और आपको एक मॉरल स्टैंड लेना चाहिए। अब मैं तो नहीं मानता कि देखिए अगर आइडियल वर्ल्ड हो तो इंटरनेशनल रिलेशन में मोरालिटी शुड बी द रूलिंग प्रिंसिपल, कि हर एक को मॉरल प्रिंसिपल पे चलने की। अगर आप भारत के इतिहास में जाएं तो जब तक गोरों की वर्चस्व नहीं कायम हुआ था दुनिया पे, तो भारत का जो ट्रेडिशनल मॉडल है उसमें तो मोरालिटी वाज रूलिंग फैक्टर था, फैक्टर ऑफ जो डिटरमाइन करता था कि आपस में जो डिप्लोमेसी और सब चीजों को। अब वो जमाना नहीं रहा है। अब हमारी ना तो इतना दम है, ना इतना हमारे में हमारी औकात है कि हम अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर चलें। अब जिस दुनिया में आप रह रहे हैं, आपने उसी दुनिया के साथ आगे बढ़ना है। उसमें आप मुझे ये नसीहत दे रहे हैं कि भाई मैं मॉरल एक प्रिंसिपल अडॉप्ट करूं और किसी को करने की जरूरत नहीं है, तो मुझे तो बेमानी बात लगती है। हो सकता है उनको मोरालिटी के बड़ी उनकी अंदर से एक जिज्ञासा हो, तो एक पॉसिबिलिटी है। मैं कंसीड कर देता हूँ कि भाई ये बहुत मॉरल लोग हैं, इनके पास इन्होंने कभी अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन चेंज नहीं की, इनकी एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है, मान लेता हूँ। लेकिन ये अच्छा है कि भारत सरकार इसको एक लिहाज से नॉइज समझती है। लोग बचाने दीजिए, सरकार तो वही नीति फॉलो करेगी जो सरकार को लगता है कि भारत के पक्ष में है और भारत के जो हित हैं उससे प्रोटेक्ट होते हैं। जैसे कि पुरानी सरकारों ने भी यही किया। भाई हिंदुस्तान में पिछली सदी में सबसे बड़े जो स्टेट्समैन थे, और मैं व्यंग से नहीं बोल रहा लेकिन मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, जो सबसे बड़े दुनिया के सबसे बड़े स्टेट्समैन वो तो पंडित नेहरू थे। उनसे ज्यादा तो इंटरनेशनल रिलेशंस को कोई नहीं जानता था, ना किसी की इतनी पकड़ थी। उनसे बड़ा कोई स्टेट्समैन भी नहीं था दुनिया में। उन्होंने देखी ना कितना मॉरल स्टैंड लिया जब हंगरी के ऊपर आक्रमण हुआ या तमाम जो और चीजें हुई, तो उनकी तो मोरालिटी हमारे को वहां पर नजर आई कि कितना मॉरल स्टैंड हमने लिया। या जब भी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर थी जिसने आज़ादी की सारी जो जंग हमारी थी आज़ादी की उन्होंने लड़ी, उन्होंने कितनी मोरालिटी हमारे को दिखाई वहां पर। नैम हर एक चीज में आप देख लें ना भाई, आप सिर्फ नैम की बात भी करते हैं। आप चेकोस्लोवाकिया में देखिए हमने कितना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया था। अफगानिस्तान में हमने बढ़ चढ़ के दुनिया भर में सोवियत यूनियन के खिलाफ प्रचार किया था। हमने यूगोस्लाविया में सोवियत यूनियन के खिलाफ कितना बड़ा प्रचार किया था। हमने हंगरी में किया था नेहरू जी के नेतृत्व में। तो हमको चलो थोड़ा सा वो भी बता दिया करें कि हमने उस समय जो मोरालिटी के जो हमने पैमाने थे कितने तय किए थे उस समय, वो भी जरा बताइए हमारे को। तो ये ऑपोजिशन में बैठ के इस तरीके की नसीहत देना बड़ा आसान काम होता है। जब सरकार चलानी होती है, देश चलाना होता है, देश के हितों को प्रोटेक्ट करना होता है, तब हालात दूसरे होते हैं।
लेकिन देखिए भारत में अगर 130 करोड़ लोग हैं तो फिर जितने मुंह उतनी बातें भी होती हैं, तो चलते रहते हैं। यूक्रेन के साथ एक सीरियस प्रॉब्लम जो दिखा कि ऐतिहासिक तौर पे इन्होंने हमेशा भारत का विरोध किया, मतलब एब्सटेन भी नहीं करना, इन्होंने अगेंस्ट में जाके यूएन में कई बार वोट किया है। पाकिस्तान का वेपन सप्लायर, वन ऑफ द मेजर वेपन सप्लायर। वेपन सप्लायर तो अजीत वो हमारे भी है, अच्छा, हमारे यहाँ पर भी आता है, बट वो इसलिए भी था क्योंकि देखिए जो पुराना सोवियत यूनियन था उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो यूक्रेन था। और पुराने सोवियत यूनियन में बहुत सारे जो डिफेंस की जो इंडस्ट्री थी या जो भी इंडस्ट्री थी वो उन्होंने काफी स्प्रेड करके उसके एरिया में बहुत सारी यूक्रेन के हिस्से में चली गई। नहीं, मैं इस पे जा रहा था कि जैसे हमारा परमाणु परीक्षण भी होता है तो उस वक्त भी ये हमेशा हमारे अगेंस्ट में ही दिखे हैं, इन्होंने हमारे साथ कभी स्टैंड नहीं लिया। अब क्या है कि इनके एम्बेसडर हिंदी बोलते हैं तो लोग जो है इमोशनल हो रहे हैं, और उन्होंने महाभारत चाणक्य को कोट करके एक तो अपील की कि मोदी पुतिन से बात करें, और इनका परमानेंट एम्बेसडर जो है उसने कल ही थ्रेटन किया है, ऑलमोस्ट मतलब सॉफ्ट थ्रेट है कि आपके 20,000 विद्यार्थी वहाँ पे हैं, इसलिए आपको हमारे साथ में वोट करना चाहिए। ये डुअलिटी को कैसे एड्रेस किया जाए? 20,000 विद्यार्थी जो है वो आपने उनको मुफ्त तो नहीं पढ़ा रहे। हाँ, वो जितना आपकी जो फीस है वो देते हैं ना, या तो आपने सबको वजीफे लगाए हुए हैं तब भी बात समझ में आती है, तो ठीक है आप, लेकिन देखिए मेरे को समझ में आता है उनकी, यार उनके देश के ऊपर आक्रमण हो रखा है, उनकी आज़ादी खतरे में है, तो वो अब एक स्टैंड ले रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट सीरियसली। उनके वोट का भी मेरे को समझ में आता है क्योंकि देखिए उन्होंने खुद जब यूक्रेन ने आई थिंक 93-94 में अंडर ट्रीटी उन्होंने अपने जो उनके पास जो न्यूक्लियर वेपन्स थे और वो वापस कर दिए, बेलारूस ने, कजाकिस्तान ने, इन्होंने वो वापस कर दिए थे, वो सरेंडर कर दिया था, अपने आप को डीन्यूक्लियराइज कर दिया। तो इनकी मेरे को पोजीशन समझ में आती है कि भाई आप हमने कर दिया था तो आप क्यों न्यूक्लियर वेपन्स के लिए जाते हैं, तो आई एम नॉट इवन गोइंग टू बॉदर अबाउट दैट मच। और ये भी मुझे समझ में आता है कि वो ये बोल रहे हैं कि भाई आप इतने बड़े डेमोक्रेसी, तो विच इज देखिए उनके जो राजदूत है उसका धर्म है ये करना, ठीक है, वो तो अपना धर्म निभा रहा है। आपका धर्म ये है कि आप अपने हितों का प्रोटेक्ट करें, आप उसकी बात सुने और आप ये देखिए कि भाई हम क्या उसमें रास्ता निकाल सकते हैं। और मेरे ख्याल अभी तक जो हमने रास्ता निकाला है उससे ज्यादा हम करने के शायद हमारे लिए हमारे इंटरेस्ट में नहीं था उससे ज्यादा करना, और एक लिहाज से हमने अपनी पोजीशंस भी चेंज की। अब जब पुतिन से मोदी जी ने बात की तो उन्होंने बोला कि भाई आपको ये डिप्लोमेसी का राह नहीं छोड़ना चाहिए था, डिप्लोमेसी के राह मत छोड़िए, आप इसको जंग को बंद करिए, आप तमाम ये चीजें करिए। तो वो चीजें तो दुनिया भी यही चाहती है, लेकिन हम इससे ज्यादा क्या करें, हम अपनी फौजें भेज दें क्या? किसी और ने भेजी है, हम उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? फिर हमने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी अपनी पोजीशन चेंज की है। जो पिछला वहां पर रेजोल्यूशन था उस पे हमारा एक और रवैया था, अब हमारा जो रवैया है वो एक बिल्कुल तब्दील हो गया है, जिसमें हमने टेरिटोरियल सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी की बातें की और ये तमाम चीजें हमने बोला है। अब हमने ओपनली जा करके रूस की निंदा तो नहीं की, लेकिन हमने रूस का समर्थन भी नहीं किया उस लिहाज से, तो वहां पर भी हमने एक बीच का रास्ता निकाला है। अब लोगों को समझना चाहिए कि हमारी भी मजबूरियां हैं जैसे इनकी मजबूरियां होती हैं। और बाकी देखिए यार अजीत, मुझे या तो कोई ये गारंटी दे ना कि कल को सपोजिंग मेरा चीन के साथ कोई खड्डा होता है तो ये जो अंग्रेज हैं जो इतने चौधरी बने हुए हैं दुनिया भर के, जिनकी रस्सी जल गई बल नहीं गया, तो मुझे बताए कि ये अपने युद्धपोत भेजेंगे, ये अपनी सैनिक शक्ति हमारे पीछे लगाएंगे, तब तो मैं बोलता हूँ हाँ ठीक है रूस जाए भाड़ में, ठीक है। मैं ये भी नहीं कहता कि रूस लगाएगा, तुम लगा दो अपनी, रूस भी नहीं लगाएगा हमारे पीछे, ये भी नहीं लगाएंगे, अमेरिका भी नहीं लगाएगा, लेकिन जिस तरीके से हमको चने के झाड़ या यूक्रेन को चने के झाड़ पे चढ़ाया गया कि बेटा तू लड़ जा, तेरे पीछे खड़े हुए हैं, ठीक है, तू ये पोजीशन ले, हम तेरे साथ खड़े हुए हैं,
तो हमारे यहाँ पर भी तो हम लोग भी तो कई बार ये बोलते हैं ना कि यार चीन को दिखा देना चाहिए, हमको चीन को हमको बता देना चाहिए, हमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। यार करना तो चाहिए, लेकिन अगर कल को वो वाले हालात हो जाए जो यूक्रेन के साथ हुए हैं, तो ये याद रखिएगा आपके पीछे कोई नहीं है। ठीक है, पीछे मुड़ के देखेंगे तो सब खाली है, जो यूक्रेन के साथ भी था। तो अब अगले पिछले 2 दिन में लोगों ने अब उनकी मदद और ज्यादा बढ़ चढ़ के करनी शुरू की है। उससे पहले कौन कर रहा था, क्या दे रहे थे? जर्मनी ने बोला कि जर्मनी को बोला कि यार इनकी कुछ मदद करें, पता नहीं हेलमेट भेज दिया ट्रक पे लाद के। और यार अब क्या वो शब्द भी नहीं यूज कर सकते आपके चैनल में, मतलब कि वो क्या बोल सकता है आदमी उसमें यार। यूक्रेन ने अभी कुछ तस्वीरें आई थी कि किंडरगार्टन स्कूल और प्राइमरी स्कूल के कैंपसेस में उन्होंने आर्टिलरी और ये वेपनरी पूरा रखा हुआ है। और यूएस ने जब ज़ेलेंस्की को एक दिया कि तुम मतलब बात करो या भागने का शायद उसको बोल रहा था, तो उसने बोला आई नीड अम्यूनिशन नॉट अ राइड। फिर उसके बाद लगातार फ़ोटो अप भी कर रहा है, भले पुरानी तस्वीरें उसकी खूब चल रही कि वो कॉम्बैट यूनिफॉर्म में है। इससे वो अपने लोगों का ट्रस्ट जीतना चाहता है या आपको उसे वो कन्विंस्ड है कि वो शायद इस युद्ध को जीत जाएगा या रसा को लंबे समय तक होल्ड करके रख पाएगा? और क्या ये वॉर क्राइम नहीं है कि आप बच्चों को ह्यूमन शील्ड की तरह मतलब इस तरह के कैंपसेस को यूज़ करें, या सब जायज़ है जंग में? एक राय तो ये है कि जंग में सब जायज़, लेकिन ये पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन है मैं इसको थोड़ा सा आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का हिस्सा हो सकता है। मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा। लेकिन देखिए जहाँ तक ज़ेलेंस्की का सवाल है, एक चीज़ तो उसको दाद देनी पड़ेगी ना कि एक ऐसे समय पर, और दुनिया में आपने बहुत ज़्यादा इस तरीके के एग्जाम्पल देखे नहीं कि जब इस तरीके के हालात हों तो जो सबसे पहले तो यही होता है कि वो जो राष्ट्रपति होता है वो पहला जहाज लेके बाहर भाग जाता है, अफगानिस्तान में जैसा। और अफगानों के बारे में तो कहा जाता है, पठानों के बारे में उनके जो शूरवीर और पता नहीं क्या क्या है वो सबसे पहले भागे। ठीक है, तो इतना तो आप उसको क्रेडिट दें कि बीवी बच्चे हैं इसके छोटे छोटे हैं, लेकिन ये डट के खड़ा हुआ है कि यार ठीक है अब जो होगा मैं जहां पर। और क्योंकि वो खड़ा हुआ है उसकी फौज खड़ी हो गई साथ में, क्योंकि वो खड़ा हुआ है सारा का सारा जो विपक्ष है वो खड़ा हो गया साथ में, क्योंकि वो खड़ा हुआ है सारे के सारे जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, ये जो लोग हैं, आम लोग जो हैं। हाँ, मिस यूक्रेन भी गन लेके फोटो खिंचा रही थी। वो कह रहे हैं यार कि ठीक है हम भी कर, अब उसमें से कितने लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन आपको जो भावना है वो नजर आ रही है कि यार ठीक है अब हम रेजिस्ट करेंगे। और वो सिर्फ ट्विटर पे नजर नहीं आ रही। जो अफगानिस्तान में तो ट्विटर पे तो सारे शेर बने हुए थे, लेकिन युद्ध भूमि में कोई उतरने को तैयार नहीं था। आपने देखा था ना पिछले साल अगस्त में कि ट्विटर पे तो मतलब कि इनसे बड़ा शेर कोई नहीं था, लेकिन युद्ध भूमि में कोई भी नहीं था, मतलब कि खाली छोड़ के भाग गए। ये इन्होंने ये तो नहीं किया ना, रेजिस्टेंस चल रही है। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण हमारे सामने ये है कि जो फेमस सोवियत आर्मी थी जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता था, उसका एडवांस जो है अभी रुका हुआ है। ठीक है ना, वो और पहले दिन तो हमको ये लगा, देखिए हमारा में खत्म युद्ध। और ऑनेस्टली देखिए जैसे हमारा एक असेसमेंट गलत था कि ये आक्रमण नहीं करेगा, इसने आक्रमण किया। फिर हमारा दूसरा असेसमेंट गलत निकला कि यार ये तो 24-48 घंटे का खेल है, ये तो ढेर हो जाएंगे। अब वो ढेर इसलिए नहीं हुए क्योंकि उनका जो राष्ट्रपति था वो भी खड़ा हो गया वहां पर। उसने कहा मैं तो नहीं जाता। उसको अमेरिका कह रहा है हम तेरे को बाहर निकालते हैं, कहता नहीं मुझे हथियार चाहिए, मुझे आपसे वो नहीं लिफ्ट नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो देखिए ये अनएंटिसिपेटेड जो चीजें होती हैं युद्ध की, ये अब हमारे सामने आ रही हैं। अब तो हमारा दूसरा आंकलन वो खराब, मतलब असेसमेंट वो गड़बड़ हुई। और अब ये नजर आ रहा है कि जो इनका एडवांस था वो एक लिहाज से रुक गया है या स्टॉल हो गया है या उस गति से नहीं जा रहा जिस गति से ये चाहते थे। अब अगर ये उस गति से, अब ये कहीं पे ये आया है, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रूस ने अपने जर्नलों को ये आदेश दिए हैं कि भाई मंडे तक कीव को आप मैनेज करिए। अब वो कैसे करेंगे? ठीक है, अब वो एक तरीका तो ये है कि वो वही जो पुराना वाला तरीका था कि आप जाइए
और बल्कि आर्टिलरी का इस्तेमाल करिए, हवाई जहाज़ों का इस्तेमाल करिए, उसको तहस नहस कर दीजिए और एक खंडरों के ऊपर आप अपना राज वापस स्थापित करें। लेकिन अगर आप वो कर भी लेंगे तो उसका जो डैमेज होगा, उसकी जो फुटेज होगी, उसके बाद आपके पास कोई, यू विल हैव नो फीट टू स्टैंड ऑन। इन्होंने ये सोचा था रूसियों ने कि हम जैसे ही अंदर घुसेंगे ये सारे के सारे भाग जाएंगे, ठीक है, तो हम 2 दिन के अंदर कीव, 4 दिन के अंदर लीव, बस सारा का सारा हमारे पास आ गया, अपने एक बंदा बिठाएंगे, वापस हम निकलाएंगे, ये पश्चिमी देश शोर वोर मचाते रहेंगे। और पश्चिमी देशों ने भी यही सोचा था कि ऐसे ही होगा और ये शोर वोर मचाते रहेंगे, लेकिन फेट अकम्प्लाई, बात खत्म, मामला सुलझ गया। अब वो हुआ नहीं। अच्छा, उसमें देखिए एक और जो इनके लिए अब प्रॉब्लम होगी रूसियों के लिए, क्योंकि ये उस स्पीड से नहीं कर पाए हैं, अब ये कहाँ तक आगे जाएंगे। और उसमें उस दौरान ये जो लोग हैं पश्चिमी देश जो है, इन्होंने जिस तरीके का अब समर्थन देना शुरू कर दिया है, ये तो इनके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आगे बढ़ना। सो आई थिंक एटलीस्ट वो अभी, अब कल हो सकता है कंप्लीटली चेंज हो जाए, लेकिन एज वी आर स्पीकिंग राइट नाउ जो बैटलफील्ड सिनारियो है ये रूस के लिए भी बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा। नहीं, सैयद अकबरुद्दीन ने अभी कहा कि यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल जो है इट इज़ फ्लॉड बाय डिज़ाइन, इससे कोई युद्ध की परिस्थिति रोकी ही नहीं जा सकती। तो इसको मतलब ये तो बार बार ये लोग परिलक्षित कर ही रहे हैं। यार कोई भी आप डिज़ाइन लेके आ जाएं, देखिए मेरा तो मानना ये है कि अगर आप रियलिज्म की बात कर रहे हैं, आप दुनिया का कोई डिज़ाइन लेके आ जाएं, अगर आप ये समझते हैं कि युद्ध को आप रोक पाएंगे और जो दुनिया भर के जो ताकतवर देश हैं, आप बेसिक जो प्रिंसिपल है ऑफ एग्जिस्टेंस आप उसको मानने को तैयार नहीं है, तो फिर आप अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं। 1945 में आपको भेज दिया गया था सबको अहमकों की जन्नत में। आप बड़ा एक्सपेक्ट करते हैं कि यूनाइटेड नेशन पता नहीं क्या करेगा और कौन सी चीज़ें उखाड़ लाएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं किया उन्होंने। जहाँ पर जो दुनिया के जो ताकतवर तरीन देश हैं, जब उनके हित बीच में आते हैं, तो फिर ये सारी की सारी जो आपने प्रणाली बनाई हुई है या जो स्ट्रक्चर्स बनाए, कौन सा स्ट्रक्चर फिर काम करेगा भाई, कोई मेरे को बताए ना। देयर इज नो स्ट्रक्चर विच विल एवर वर्क। आई वुड लव टू बी एजुकेटेड कि भाई हाँ, अगर आप इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाए तो हाँ वो बिल्कुल अमन और चैन फॉर ऑल टाइम्स टू कम आ जाएगा। तो अगर कोई है तो मेरे को बता दें, बट मैंने तो आज तक नहीं देखा ऐसा कोई स्ट्रक्चर। नहीं तो मतलब फिर इनके एग्जिस्टेंस का रीज़न क्या है? व्हाई डू दे इवन एग्जिस्ट? सबसे अच्छा है कि अगर आपको वहाँ नौकरी मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, ठीक है। आप दुनिया की बेहतरीन होटल में रहेंगे, आपको बहुत अच्छी तनख्वाह मिलेगी, टैक्स फ्री, आप दुनिया भर में घूमेंगे, अच्छी गाड़ियाँ चलाएंगे, आप किसी भी शहर में जाएंगे तो A1 जो लोकेशन है वहाँ पर रहेंगे। मतलब कि आप जो स्वर्ग वाली दुनिया है वो आप इसी दुनिया में पालेंगे। इसका और कोई मतलब नहीं है यूनाइटेड नेशंस का। इसके बाद एक और मतलब यूनाइटेड नेशंस तो एक अलग हो गया, गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों ने, दोनों ने एक के बाद एक बोला है कि रूस का जितना कंटेंट है हम उसको डीमोनेटाइज कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें हमने इंडिया में भी देखी हैं कि उन्होंने वोकल होकर नहीं किया, बट शैडो बैनिंग करना या एक नैरेटिव को कर्टेल करने की कोशिश या लोगों को डीप्लेटफॉर्म करना, ये ट्रंप वाला कांड हो ही गया। तो यूं तो यूएस में फेसबुक का उतना ज़्यादा नहीं, वहाँ भी कॉन्टैक्ट है और एक यांडेक्स करके गूगल का कंपटीटर सर्च इंजन है। तो क्या उस कारण से ये लोग कर रहे हैं कि इनको इकोनॉमिकली उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, या वास्तव में ये लोग एक तरह से बाइडन का बी टीम की तरह बिहेव कर रहे हैं? कि आई थिंक इट्स अ बिट ऑफ बोथ। देखिए एक तो ये और जिसमें मैं आई एम नॉट श्योर, लेकिन कुछ हद तक वो जो डीमोनेटाइजेशन की बात है वो कहीं सैंक्शंस के साथ लिंक ना हो, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट। और उसके चलते उन्होंने ये बोला हो कि भाई आप मतलब एटलीस्ट अब उनकी क्या वेबसाइट्स को भी रोक दिया गया है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। मैं फेसबुक पे हूँ नहीं, पैसा नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे ना, तो हाँ तो पैसा नहीं जाएगा, बट आपने वहाँ पर तो हो सकता है वो सैंक्शंस के साथ लिंक्ड हो, बट आई एम नॉट श्योर ऑफ इट। लेकिन अगर उनकी अभी तक वेबसाइट्स को नहीं रोका
और उस पर कोई कदघन नहीं लगाई, तो आई थिंक वो भी ठीक ही बात है कि अगर नहीं किया, लेकिन वो भी आगे चल के वो कर देंगे, जैसे हमारे यहाँ पर ट्विटर और फेसबुक करते हैं अक्सर। लेकिन देखिए अगेन दुनिया तो आपको टोपी पहनाएगी, और टोपी वो ये पहनाएगी कि देखिए जी ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए बहुत इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब ज़रूरत पड़ती है तो ये प्रोपोगंडा और रिवोल्ट और रिबेलियन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे सामने, नहीं BLM तो बाद में आया, उससे पहले तो अरब स्प्रिंग में कर चुके हैं ना, ये वहाँ पर तो ये कर चुके हैं, वहाँ पर इन्होंने सारे उपद्रव जो करवाया सोशल मीडिया के थ्रू। अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग एक चीज़ अपने सामने होते हुए देख चुके हैं, लेकिन हमारा जो दिमाग है, पता नहीं हमारे दिमाग में क्या प्रॉब्लम आ गई है, हमारा जो दिमाग है और ख़ास तौर में हिंदुस्तानी दिमाग जो है वो उसको प्रोसेस नहीं कर पाता। अगर प्रोसेस कर भी लेता है तो उसके बारे में कुछ कर नहीं पाता। आप लीडरशिप की बात कर रहे हैं या आम आदमी की? क्योंकि वही लोग डिसीजन लेंगे ना अंततः। सबकी बात कर रहा हूँ ना, सभी की बात कर रहा हूँ कि सरकारी तंत्र जो है उसमें भी तो लोग ऐसे हैं ना जो देख रहे होंगे कि भाई क्या हो रहा है वहाँ पर। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको ये भी देखना चाहिए कि अगर जिस तरीके का, देखिए हर युद्ध जो है उसमें आपके जो प्रतिद्वंद्वी हैं, ठीक है, हम लोग उस थिएटर में बेशक ना हो, लेकिन हमारे जो प्रतिद्वंद्वी हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चीन हो, चाहे कोई और हो, वो भी तो हर युद्ध को देख रहे हैं और उससे लेसन्स ले रहे हैं। क्या हम वो लेसन्स ले रहे हैं? तो वही चीज इन चीजों में भी आती है, क्योंकि ये मॉडर्न टूल्स ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, ठीक है। इसका कैसे इस्तेमाल हो रहा है? अगर इसका इस्तेमाल आपके खिलाफ हो, तो ये जब अरब स्प्रिंग हुई थी तो हमको उस समय अब ये सोचना शुरू करना चाहिए था ना कि अगर ये हो तो हम इसको कैसे टैकल करेंगे, इसके क्या हम ऐसे अपने विकल्प निकालेंगे कि हम ये चीज़ हमारे यहाँ नहीं होने देंगे। हमने तो कभी कोई किया ही नहीं, हम तो सारे के सारे पड़े हुए हैं कि मेरे इतने फॉलोअर हो गए, उसके इतने फॉलोअर हो गए, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेकअप कॉल। ये जो अब जो युद्ध हो रहा है और जिस तरीके के रवैया दुनिया भर में आ रहा है, ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल होनी चाहिए कि भाई आपके कल को आपके साथ फॉर सम रीज़न और द अदर अगर इस टाइप का कुछ होता है कि चीन आपके ऊपर आक्रमण करता है, जिसकी एक बड़ी संभावना है, लेकिन हो सकता है चीन को भी अब ये पता लग गया हो कि यार अगर देश खड़ा हो जाए आपके सामने तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं। वो 1979 में तो उनको वियतनाम से पता लग ही गया था, अब हो सकता है कि भारत से ना पता लग जाए। तो हो सकता है कि दिस माइट बी अ गुड लेसन फॉर चाइना कि भाई, और जिस तरीके की फौजी तैयारी हमने भी कर रखी है तो वो कोई इट्स नॉट चाइल्ड्स प्ले जो बॉर्डर्स पर हो रखी है हमारी तरफ से। और जो सुनने में आ रहा है वो यही है कि तमाम जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको अकाउंट में लिया गया है कि चीन अगर मिसाइल दागेगा तो आप कौन से वापस हमला करेंगे, और तमाम वो चीज़ें एवरीथिंग हैज़ बीन वर्कड आउट। अब वो कहाँ तक हुआ नहीं हुआ दैट्स अ मैटर ऑफ डिबेट, लेकिन वो काफ़ी हद तक वो कर लिया है। तो हो सकता है कि चीन के लिए एक बड़ा सैल्यूटरी मैसेज जाएगा कि यार अगर रूस और यूक्रेन में ये हुआ है तो कहीं हमारे साथ भी ये ना हो जाए, हाथ हो जाएगा, तो थोड़ा रहने दो। तो अब चंद महीनों में, हफ्तों में पता लग जाएगा कि चीन ने कोई सबक सीखा है कि नहीं सीखा है इससे, या चीन वही करना चाहता है जो रूस कर रहा है। ताइवान के लिए भी तो बड़ा अच्छा है ना कि ताइवान वालों ने भी सीखा होगा कि यार अगर ये यूक्रेनी खड़े हो सकते हैं तो फिर हम भी खड़े हो सकते हैं, ठीक है ना। और अगर वहाँ पर इतना, और जहाँ तक मेरा ख्याल है तो ताइवान का तो कहीं ना कहीं एक ट्रीटी अरेंजमेंट भी है अमेरिका के साथ, फिर अमेरिका ने उनको डिफेंड करने का कहीं ना कहीं एक तो नाटो के साथ अमेरिका तो भगोड़ा है। नहीं यार, देखो नाटो के भी साथ उसने क्या किया, मतलब यूक्रेन की मदद में कहाँ से ना नहीं, बट वो यूक्रेन में ट्रीटी अरेंजमेंट नहीं था ना उनका, there was no treaty arrangement। वर्बली बोला था सर, वर्बली एक तरह से वो बोल रहे थे कि इनको नेटो में शामिल होना चाहिए, लेकिन वो नेटो का मेंबर नहीं था, तो आई थिंक दैट वुड नॉट बी करेक्ट। हाँ, और अमेरिका यार इतना भी डरपोक नहीं है, मतलब देखिए यार सुपर पावर है तो कुछ तो होगा ना कि है, बस ये हमारे को, हम लोग बहुत जल्दी अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं लोगों को, हमारे को थोड़ा सा सोच समझ के करना चाहिए, इतने भी बुरे नहीं है वो, बल्कि उनकी बड़ी देर देखिए
अफगानिस्तान में एक युद्ध नहीं हारे वो, एक वन बैटल दे हैव नॉट लॉस्ट, दे हैव नेवर लॉस्ट, लेकिन दे लॉस्ट द वॉर। वो वॉर इसलिए हारे हैं क्योंकि वहां पर उनका जो है ना, उनका भी कुछ हमारे जैसा ही हाल है कि बड़ी पिक्चर नहीं देखी कि यार आपके साथ असली खुराफात कौन कर रहा था, किसको अटैक करना चाहिए था। वहां पर वो मार खा गए। उनके भी सिस्टम में वही वाली प्रॉब्लम है जो हमारे सिस्टम में है कि डिफरेंट लॉबीज़ हैं, डिफरेंट टाइप के लोग हैं, एक्सपर्टीज़ नहीं होती। बहुत सारे लोग जो हैं फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर आके आपकी पॉलिसी चला रहे होते हैं। हर साल पे आप जर्नैल को बदल देते थे। सो एवरीबडी यूज्ड टू से कि इन्होंने 20 साल नहीं जंग लड़ी, इन्होंने हर साल 20 बारी जंग लड़ी है, क्योंकि हर जर्नैल जो आता था वो अपने पॉलिसीज़ बनाता था, अपने रवैये से आगे बढ़ने की कोशिश करता था। तो वो बहुत सारी उनके साथ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उनको अंडर एस्टिमेट मत करें यार। मतलब कि अगर सुपर पावर है यार, $24 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हम लोग 2.5-3 पर मुश्किल से पहुंचे, हम अपने आप को दुनिया के सुपर पावर मानते हैं। औकात हमारी कुछ है नहीं, थोड़ा सा अपनी औकात में रहना चाहिए प्लीज़ यार, अभी मत करें इतना। एक कमेंट हमारे मित्र देश के भी ऊपर कि जब उनके प्रीमियर जो है वहाँ पे लैंड करते हैं और बोल रहे हैं कि व्हाट एन एक्साइटिंग टाइम टू बी इन, और वो वहाँ पे जाते हैं और जिस तरह से उनका मतलब एक तो फोटो भी आई थी, जैसे हम लोग बैठे हुए तो पुतिन के साथ हैं, ही वाज फिडलिंग। वो हर एक जगह जहाँ पर भी जाते हैं हमने वो वरी बीट्स लेके जाते हैं। हाँ, तो वो था। उसके बाद भी वो कुछ बीट तो काम आया नहीं उनको, जो लाइन ऑफ क्रेडिट वो चाह रहे थे वो मिला नहीं। नहीं देखिए, मतलब आई कैन फिनिश इट ऑफ इन एक शब्द में कि उसका मामू बना दिया, ठीक है ना। अब इशू ये था कि पाकिस्तान में तो बहुत उन्होंने अपनी छाती ठोकी, अरे हिस्टोरिक विजिट, हिस्टोरिक विजिट। अब वो इतनी हिस्टोरिक विजिट है कि उनकी जो विदेश मंत्रालय की जो वेबसाइट है ना, उसमें अभी तक कोई स्टेटमेंट भी नहीं है कि वो वहाँ पर गया था। इतनी हिस्टोरिक विजिट मैंने आज तक नहीं देखी किसी देश की, ठीक है। इतनी हिस्टोरिक विजिट है कि कोई डेलीगेशन लेवल की टॉक्स ही नहीं हुई, होनी थी, कोई डेलीगेशन लेवल की टॉक्स नहीं हुई। इतनी हिस्टोरिक विजिट है कि जैसे ही ये आदमी वहाँ पर लैंड करता है और अपना मुंह खोलता है तो अपने देश को भट्टी में डाल देता है, ये कहकर कि कितना एक्साइटिंग टाइम है। दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था कि युद्ध होने वाला है, रूस अटैक करने वाला है। ये उस एक रात पहले पहुंचता है, अगले दिन सुबह आक्रमण हो जाता है, और पहुंचते ही कहता है कितना एक्साइटिंग टाइम है यहाँ पर आने के लिए। अब वो दुनिया में जो उसकी इमेजेस गई हैं, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि यार ये क्या अटरली बेवकूफ़ आदमी है या ये टोटली रूस के साथ है। अच्छा, फिर ये गया था नहीं, ये कुछ गया था वहाँ पर कि कुछ मिलेगा, मिला तो पता नहीं क्या, लेकिन एक $55 मिलियन का अमेरिका ने इनके ऊपर एक वो ठोक दिया, ठीक है ना। इनके ऊपर एक क्या बोलते हैं वो, मतलब जुर्माना कर दिया इनका, तो वो भी हो गया, तो नुकसान ही नुकसान हुआ। अच्छा, ऊपर से ये गए थे, बड़ी बातचीत चल रही थी इनकी कि एक वो पाइपलाइन की बात चल रही थी कि वो कराची से अप नॉर्थ एक पाइपलाइन बनाएगा रूस। उसके इनके पास पैसे नहीं थे, तो ये वो कि जी आप हमारे को आप ही बना दीजिए, हम तेल खाली निकालेंगे आप। तो अच्छा, फिर ये था कि हमारे को डिफेंस ट्रेड हम करेंगे आपके साथ, हम सामान खरीदेंगे आपका। अब रूस की आदत है पिछले 15, 20, 25 साल से कि वो जो बेचते हैं उसका पैसा लेते हैं फुल। अब इनकी आदत है कि हमको मुफ्त में दो तो हम लेंगे। तो चीन भी मुफ्त में देता था, अमेरिका भी बड़े कंसेशनल रेट पे देता था या एड के तहत देता था। अब रूस क्या इनको एड देगा हथियारों की कि इनसे पैसा लेगा? आई डोंट थिंक कि इनको मुफ्त में देगा रूस कुछ, और रूस देगा तो फिर ये बाकी जो इनकी तो हमारे से भी ज़्यादा बुरी हालत है एज फार एज द डिपेंडेंस ऑन द वेस्ट इज कंसर्न, ठीक है ना। तो इसको मिला क्या? अच्छा, फिर फाइनली ये था कि कोई डेलीगेशन लेवल की टॉक्स होंगी, वो भी नहीं हुई। कोई MOU तक मेरे ख्याल मैंने तो नहीं देखा अभी तक कोई साइन हुआ है इनकी। इनसे इतना जब इन्होंने बोला ना कि आई एम सो एक्साइटेड, व्हाट एन एक्साइटिंग टाइम, इनके जो अपने जो वो थे ना अधिकारी और जो फौजी इनके साथ थे, वो इतने पैनिक कर गए जब अगले दिन युद्ध शुरू हो गया कि यार ये इतना अहमक आदमी है, ये वहाँ जाके कुछ ऐसे बकवास ना करेगा, तो इसको चुपी करवाओ। कोई मीडिया इंटरेक्शन नहीं हुआ। हिस्टोरिक विजिट, ऐतिहासिक, दुनिया की सबसे ऐतिहासिक विजिट में
जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, वो उन्होंने एक किसी जर्नलिस्ट के साथ एक बात नहीं की, 1, 2 या 3 इंटरव्यूज थी वो सब कैंसिल कर दी गई, इतनी हिस्टोरिक विजिट थी। अब पाकिस्तान की जो सेंस ऑफ हिस्ट्री है तो वो अब आप खुद ही उसका आंकलन कर लीजिए। अंतिम क्वेश्चन ये है कि यहाँ से कौन जीतेगा, मतलब यूएस और नाटो, यूक्रेन, रूस, और यहाँ से हम किस तरफ जा रहे हैं, मतलब ट्राइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर या मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, या फिर मतलब अगर यूएस रूस अपना मनमानी नहीं कर पाता है, अगर उसकी मनमानी है, तो क्या कोल्ड वॉर का एक तरह से ठप्पा लग जाएगा कि यूएस हैज़ वन द वॉर, इस तरह से कैसे देख? यार देखिए, मेरे ख्याल रूस के लिए जो हालात हैं मुझे तो बहुत अच्छे नहीं नज़र आ रहे। अगेन 2-3 बारी पहले मेरा असेसमेंट गलत हो चुका है, तो हो सकता है ये भी गलत हो जाएगा तो माफ़ी मांग लूँगा आपके दर्शकों से। लेकिन मुझे अभी जो हालात हैं उसमें ये नज़र नहीं आ रहा कि रूस इसमें कोई बहुत अच्छी तरीके से बाहर निकलेगा। अगर आप देखें कि उनके पास क्या विकल्प क्या है अब वो अगर सपोजिंग जो युद्ध है उसको बीच में रोक देते हैं कि चलिए बात करते हैं, तो दुनिया भर के सामने पोल खुल गई। ठीक है ना, कि भाई आपकी इतनी बड़ी फौज थी कि आपके जर्नैल इतने अहमक थे कि उन्होंने अपने टैंकों के लिए अगर तेल नहीं इकट्ठा किया था, लॉजिस्टिक्स नहीं ऑर्गेनाइज किए थे, तो आप बहुत बड़े यार, आप तो हवलदार नहीं होना चाहिए था किसी फौज में, आप जर्नैल बने हुए हैं। ठीक है, तो एक तो वो असर पड़ेगा इनके ऊपर। दूसरा कि तो जिस तरीके से उन्होंने सारे के सारे यूरोप और पश्चिम को एक तरीके से एकजुट कर दिया है, इसकी तो आई डोंट थिंक इवन कोल्ड वॉर के टाइम पे उस तरह की मिसाल थी, जिस तरीके की इन्होंने उनको एकजुट किया अभी अपने खिलाफ। तीसरी चीज़ ये है कि जिस तरीके के प्रतिबंध लगे हैं रूस के ऊपर, वो भी कोल्ड वॉर में नहीं थे इतने सख्त, और रूस की अब वो शक्ति नहीं है जो कोल्ड वॉर के टाइम पे थी। क्योंकि जो रूस का जो एम्पायर था वो सिर्फ सोवियत रूस नहीं, लेकिन जो बाकी जो सैटेलाइट स्टेट्स थे, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, वो सारे के सारे तो पश्चिम के साथ मिल गए हैं अब। तो इनके लिए जो हालात हैं कोई बहुत अच्छे मुझे नज़र नहीं आ रहे आगे चल के। इनकी जो इकोनॉमी है, पिछले 7-8 साल से इनके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं, लेकिन इन्होंने जैसे तैसे करके उस पर कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लिया था, लेकिन इन प्रतिबंधों के बाद वो और मुश्किल हो जाएगा, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि वो सैंक्शंस को बस तो किया था इन्होंने पिछले 7-8 साल में, लेकिन उससे इनकी जो ग्रोथ रेट थी वो लगभग 1-1.5% के करीब की थी। तो ग्रोथ को सैक्रिफाइस किया था और स्टेबिलिटी रखी थी इकोनॉमी में। वो क्या अब कर पाएंगे? इनके लिए मुश्किल हो जाएगा काफ़ी आगे चल के। इनकी जो वेरियस मंडियां हैं वहाँ पर ये कितनी अपनी जो मिनरल्स हैं या जो भी सामान बेचते हैं उसका भुगतान कैसे होगा, वो जा पाएंगी नहीं जा पाएंगी, वो लोग लेंगे नहीं लेंगे, इस पर अगले चंद दिनों में, हफ्तों में हमारे को पता लग जाएगा। तो इनके लिए तो हालात कोई बहुत अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। अब जो सेकेंडरी लेवल सैंक्शंस लगती हैं उसमें चीन क्या करेगा? अभी तक तो सब लोग ये बोल रहे हैं ना कि यार ये अब रूस जो है चीन के पाले में चले जाएगा, लेकिन चीन को भी ये सोचना पड़ेगा कि यार मेरे हित रूस के साथ ज़्यादा हैं कि बाकी दुनिया के साथ ज़्यादा है। क्योंकि अगर वो सैंक्शंस की लिपट में मैं भी आ जाता हूँ तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा, राइट? मैं तो रूस के साथ तो पता नहीं कितना छोटा मोटा मेरी ये व्यापार है। अमेरिका के साथ मैं $500 बिलियन का करता हूँ, किसी और के साथ मैं पता नहीं कितना करता हूँ, इतना ही मैं यूरोप के साथ करता हूँ। तो मैं कहाँ जाऊँगा फिर? और क्या चीन रूस का बोझ उठाने के लिए तैयार है? ये भी हमारे को पता लगेगा। अब इस सारे परिप्रेक्ष्य में क्या भारत रूस का बोझ उठाने को तैयार है? ये हमारे लिए भी अब सवाल आगे चल के खड़ा होने वाला है। और आई एम श्योर सरकार में लोग इस पहलू के ऊपर ज़रूर सोच रहे होंगे
क्योंकि हमको भी ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कहाँ पर जुड़ी हुई है। हमारा जो सारा का सारा ये व्यापार है जो अमेरिका और उसके जो क्लोज देश है, जिसमें मैं खाड़ी के देशों को भी मानता हूँ, उनके साथ लगभग $400 बिलियन का हमारा ट्रेड है। रूस के साथ हम $10 बिलियन का ट्रेड है, और वो भी सारा का सारा ऑल्दो है सारा डिफेंस क्षेत्र में। लेकिन फिर डिफेंस क्षेत्र में जो उसकी प्रॉब्लम्स आएंगी उसको हम कैसे पूरा करेंगे? क्या उसमें कुछ हद तक हम जो पूर्वी यूरोप के देश हैं, जो पहले रूस के साथ जिनका सांठगांठ थी, वहाँ से कुछ हम स्पेयर्स और इस टाइप की चीज़ें ले सकते हैं, कुछ हद तक तो ले पाएंगे, लेकिन बाकियों का क्या करेंगे? क्या हम हमारी इतनी औकात होगी कि हम सैंक्शंस को बस्ट करें, वो रूबल अरेंजमेंट वगैरह की जो बातें हो रही हैं? अब देखिए, हमारी भी प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो बहुत सारे अधिकारी लोग हैं जो रिटायर हो जाते हैं ना, वो जिस ज़माने में रिटायर होते हैं ना, उस ज़माने से बाहर नहीं निकलते। यार दुनिया बदल गई है अब। वही अभी भी आप 70 वाले रूबल अरेंजमेंट की बात करते जा रहे हैं, तो ठीक है यार, करते रहिए, अब हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन ये दुनिया 70 वाली दुनिया नहीं है, ये अब 2020 की दुनिया है भाई। तो हमारे को इस दुनिया में रहना है ना। और हमारे अक्सर मैंने सुना है, जब मैं वहां पर था राजदूत, यार जब थे तब थे ना यार, आज की बात करो, आज कहाँ हो? तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि जब मैं वहां था, जब हम थे, जब आप थे, तो एक दुनिया दूसरी थी। तो आई थिंक दैट इज अ प्रॉब्लम। सो वी विल हैव टू फिगर इट आउट कि अब हमारे लिए आगे रास्ता कैसे निकलेगा। वन वे और अनदर, मैं ये नहीं कह रहा कि अरेंजमेंट नहीं बन सकता, लेकिन अगर आप वो अरेंजमेंट बनाते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कुछ होंगे या नहीं होंगे? क्या आप बीच का रास्ता अभी भी निकाल सकते हैं अपने लिए दोनों के बीच में? मुझे लगता है कि मुश्किल हो जाएगा आगे चल करके। लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, आई होप आई एम रॉन्ग, क्योंकि हमारे लिए तो बेस्ट कोर्स यही है कि हम बीच का रास्ता लें और अपना रास्ता निकालते रहें। लेकिन क्या वो संभव होगा? आई डोंट नो। सर, आपने हमें अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।